आप बांदा भी रहे हैं, मैं करबी भी गया हूं, मैं एक दो बार स्टोरी की, ददवा वहां होता था, तो बड़ा टेरेन वहां का मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर है। कोई ऐसा अच्छा जो वर्कआउट जिसे आपने किया, हालांकि आप कहते हैं कि आपके अधीनस्थ करते हैं, लेकिन कप्तान अगर अच्छा होता है तो यकीनन टीम भी अच्छा काम करती है, कोई ऐसा वर्कआउट किया हो जिसको आपको लगता है कि वाकई में ये बड़ा अच्छा काम हो, कहीं भी किसी भी टेन्योर में? अलग अलग जिलों में अलग अलग कुछ कुछ इंसिडेंट रहे हैं। अब जहां तक मुझे ध्यान है, एक मैनपुरी की घटना मुझे याद आती है। लगभग एक बैंक की डकैती हुई थी जिसमें कि डबल मर्डर हुआ था, कैशियर और गार्ड की हत्या की गई थी और उसमें करीब 80 लाख रुपए लूट लिए गए थे। खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सृष्टि के निर्माण के साथ और समाज की शुरुआत के साथ ही अपराध और समाज का एक ताल्लुक रहा है। हर जमाने में पुलिसिंग हुई है और मौजूदा जमाने में पुलिसिंग करने के लिए अगर देखा जाए आईपीएस एक बड़ा माध्यम है और वहां तक पहुंचने के लिए, एक अच्छा कमांडर बनने के लिए आईपीएस जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद है आईपीएस हैं और दिल्ली से सटे हॉट सिटी गाजियाबाद के कप्तान भी हैं, श्री उपेंद्र कुमार अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आईपीएस बनने के बाद आपका सफर कैसा रहा और थोड़ा सा अपने सफर को और इस चैलेंज को कैसे आप शेयर करेंगे अपनी जनता से भी, अपने बल से भी? देखिए, मैं 2005 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। 2005 सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है अलग अलग जगहों पर तैनाती रही। ट्रेनिंग मेरी गोरखपुर इलाहाबाद में हुई है। तो कई अलग अलग वैरायटी के जो है एक्सपोजर हुए हैं, काम को मैंने देखा है, तो चल रहा है। और पुलिस जो है चैलेंजिंग जॉब होती है। फील्ड में जो पोस्टिंग्स होती है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, जहां आपको पब्लिक से इंटरेक्ट करना रहता है। साथ ही जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है अपराध नियंत्रण से लेकर के शांति व्यवस्था बनी रहे, उसको पूरा करना होता है। फील्ड के अलावा भी जब आप नॉन फील्ड जॉब में होते हैं तो वहां पर भी आपको सपोर्ट स्टाफ, मतलब आप जो है फील्ड के अफसरों के सपोर्ट के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो वो भी अपने आप में चैलेंज होता है। जहां भी पोस्टिंग होती है आदमी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, प्रयास करता है कि जो भी लायबिलिटी, जो भी ड्यूटी हमें मिले उसको हम सफलता से पूर्ण कर सकें। सर, एक सवाल ये बनता है, जैसे आईपीएस एक बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल तो नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। आप ब्रिलियंट भी रहे होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में, और आपका टारगेट ही आईपीएस था या कुछ और टारगेट था और आप एक्सीडेंटली आईपीएस हो गए, ऐसा कुछ कभी कभी होता है? जो स्कूल लाइफ में जब पढ़ाई करते थे तो नेचुरल है कि साइंस लेने का मन था, बट बाद में फिर कॉमर्स में आ गए। कॉमर्स में मैंने सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की। उसके बाद फिर ऑल ऑफ सडन ही यूपीएससी की तरफ झुकाव बढ़ा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करके शायद कुछ और बेटर कर सके। एज सीए तो मैं एक जॉब करता, अपनी फैमिली को देखता, परंतु सिविल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आप जो है कई परिवारों को सर्व कर सकते हैं। तो ये एक मोटिव आया दिमाग में, तो फिर ऑल ऑफ सडन जो है हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद इधर सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव बढ़ा और इसमें आगे इधर इसकी तैयारी में लग गए और फिर फाइनली आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। सर, एक ये होता है कि एक पुलिस वाले की जो छवि होती है बड़ी हार्ड होती है। आपके दो रोल होते होंगे, एक पारिवारिक होता होगा, एक पुलिस का रोल होता होगा। कहाँ आप कैसे समन्वय बनाते हैं? आप अपने को हार्ड इंसान पाते हैं, हार्ड पुलिस वाला पाते हैं, आम इंसान पाते हैं, कैसे पाते हैं ये व्यक्तित्व जो है? मेरे हिसाब से पुलिस वालों को हार्ड एंड सॉफ्ट वाले कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आप जो है कागजों में मजबूत रहें। जो पेपर वर्क है, आप कोई अपराध करता है तो आप जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करके चार्जशीट फाइल करने से लेकर उसको अंजाम तक पहुंचाना जो होता है, ये बेसिकली पेपर वर्क होता है। तो इस पे अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको जबान से स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कागजों पे स्ट्रांग रहें, आप अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करें, तो फिर जरूरत नहीं है कि आपको अपने जबान से जो बोलते हैं कि हार्ड हैं, टफ हैं, उस तरह की जरूरत ही नहीं है। काम से आप रहें। बाकी जहां तक परिवार है, तो परिवार में जब आदमी पहुंचता है तो उस समय पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं होता, परिवार के बीच परिवार का सदस्य होता है, तो वहां उस तरह से बिहेव करता है आदमी। सर, एक बार क्या होता है कि जैसे पुलिस से खास तौर से हर अपराध जो है, हर आदमी के अंदर एक आपराधिक बोध भी होता है और एक कहीं ना कहीं, लेकिन कई बार खुद आपको ऐसा लगता होगा मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं, परिवार से, बच्चों से, दोस्तों से, समय की एक बहुत बड़ा भाव रहता है। नेचुरल बात है, फील्ड में जब आप होते हैं तो समस्याएं और एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि आप 24 घंटे ही उसमें अगर लगा दें तो वो भी शायद कम पड़े। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन और इतनी ज्यादा समस्याएं सामने आ रही होती है। परिवार के और रिश्तेदारों के लिए समय कम दे पाते हैं, परंतु बीच बीच में जब कहीं ट्रांसफर होता है कहीं और, जब आप हेडक्वार्टर की पोस्टिंग में जाते हैं तो फिर वो जो इधर समय कम दे पाता है आदमी उसको कंपनसेट करता है, उस समय उसको कंपनसेट करता है। समय बीच बीच में छुट्टियां वगैरह लेकर के भी कंपनसेट करने का प्रयास करता है। थोड़ा टफ होता है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि सीनियर लेवल पे ये इतनी समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो समस्या है ये मेरे सिपाही और मेरे अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट ये ज्यादा फेस करते हैं।
जो बिल्कुल अपने परिवार को कोई समय नहीं दे पाते होंगे। उनके लिए ज़्यादा गंभीर समस्या होती है, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको मैक्सिमम छुट्टियाँ आदि दी जाए और वो अपने परिवार के समय ज़्यादा समय व्यक्त कर सके। तो उपेंद्र कुमार अग्रवाल जी जो है सबसे बड़ा दोषी किसका मानते हैं? बच्चों का, परिवार का, फैमिली का, वाइफ का, माता पिता का, दोस्तों का, किसका अपने आप को सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं, जिनको सबसे ज्यादा नाइंसाफी करते हैं आप? नेचुरल बात है, परिवार में सभी हैं, हम किसी एक को नहीं बोल सकते हैं। पूरा परिवार ही जो है हमारा समय नहीं मिल पाता है तो पूरा परिवार ही नाराजगी रहती है, परंतु उनको भी आता है कि ये जॉब की मजबूरी है। जब ऐसे सर्विस में गए हैं तो वहाँ ऐसी समस्या होती है तो परिवार भी कोऑपरेट करते हैं। अनावश्यक कोई फोन करना या अनावश्यक डिस्टर्ब करना ऐसा कोई करते नहीं है, तो परिवार और रिश्तेदार ये बातें समझते हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं है या उनको ऐसा समझ नहीं आता वैसा नहीं है, तो समझ कर उसी तरह से कोऑपरेट करते हैं। सर, आपके बारे में कहा जाता है मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं आप, एक्सपोजर से दूर रहना चाहते, सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। आप चाहते हैं कि काम हो और काम दिखे, भले उपेंद्र कुमार दिखे न दिखे, काम दिखे। क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जो है सीनियर लेवल पे जब बैठे होते हैं तो हमारा जो रोल होता है हम अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करें और वो काम करें। फिर एक्चुअल में आज हम जब बोला जाता है कि ये घटना वर्कआउट कर दी गई, तो वर्कआउट कोई कप्तान नहीं करता है, ये हमारे सिपाही और दरोगा ही करते हैं। तो जब गलत काम होता है हम उनको पनिशमेंट देते हैं, तो जब सही काम करते हैं तो उनको उतनी मोटिवेट करके उनकी उतनी पब्लिसिटी भी होनी चाहिए। तो मेरा प्रयास रहता है और आग्रह भी रहता है मीडिया से कि मेरे अधीनस्थों को जो है उनकी पब्लिसिटी करें, उनकी फोटो छापे और मतलब उनका गुणगान ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो मोटिवेट फील करते हैं। अदरवाइज तो हर कोई जो है अच्छे कामों का श्रेय खुद लेना चाहता है, परंतु हमारे अधीनस्थ जिन्होंने एक्चुअल काम किया उनको अगर श्रेय मिलता तो वो मोटिवेट होते हैं। प्रयास ये रहता है कि सबऑर्डिनेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवरेज दी जाए। बाकी दूरी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लोग हमसे फोन पे जो मेरे विचार जानने होते हैं, किसी में बाइट देना होता है तो संपर्क करके लोग लेते रहते हैं। सर, एक सवाल, आपका जो बल है वो नंबर ऑफ बहुत सारे पीपल हैं, उस सब आपको जानना चाहते हैं, आपसे बहुत नजदीक होना चाहते हैं। हर आदमी की ताकत आप हैं, अपने बल की भी और अपने जिले के भी आप ताकत है। क्योंकि अगर अपराध से आदमी लड़ता है तो पुलिस के बल पे लड़ता है या पुलिस के बल पे ही वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है। कैसे वो जो बीच की दूरी है कैसे आप कम करते हैं, कैसे समन्वय बनाते हैं? नहीं, ये बाकी दुनिया को ना पता चले कि दुनिया को हो सकता लगता हो कि दूरी हो, बट हमारे और अधीनस्थों में कोई दूरी नहीं होती है। हर 15-20 दिन में मैं प्रत्येक 15-20 दिन में 9:30 बजे मॉर्निंग में सेट पे बैठता हूँ। मेरे सारे अधीनस्थ दूर दराज के चौकियों के सिपाही और दरोगा भी उस सेट पे बैठ जाते हैं। हम उनसे सेट के थ्रू बात करते हैं, वायरलेस सेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ वो बताते हैं। इसी तरह से सबको फ्री एक टाइम फिक्स है कि शाम में वो 5 से 6 के बीच कभी भी कोई भी सिपाही से लेकर के आरक्षी, दरोगा, इंस्पेक्टर आकर के मिल सकता है, अपनी समस्या रख सकता है। वो आकर के मिलते हैं। फोन पे इवन कोई कुंभ में गया है, वहाँ से उसकी सैलरी की कोई समस्या होती है तो वो फोन पे सीधा बात करता है, अपनी समस्या बताता है। तो कनेक्टिविटी डायरेक्ट रहती है। हम लोग भले ही लोगों को ना पता चले, बाहरी दुनिया को या प्राइवेट आदमी ना जान पाता हो, बट हमारी अपनी पुलिस की अपनी इंटरनल व्यवस्था है जहाँ हम फ्रीडम है, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट्सएप भी आ गया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, सिपाहियों तक में हम व्हाट्सएप ग्रुप से हम जुड़े होते हैं, उसमें भी वो अपनी समस्या डालते हैं तो उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते रहते हैं एक दूसरे से। सर, एक सवाल आपकी जो नजर में है, चैलेंजिंग क्राइम कौन कौन से हैं? बड़े क्राइम ज्यादातर नजर में रहते हैं, कई बार छोटे क्राइम भी रहते हैं, लेकिन दोनों में आप कैसे करते हैं? किन को आप मुख्यतः टारगेट करना चाहते हैं? ये एक हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्थान का अपना एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है क्राइम का, तो उस तरह मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक चैलेंज होता है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ नेचुरल बात है, यहाँ लूट आदि की जो घटनाएं हैं ये एक मेजर चैलेंज होती है। पिछले कुछ समय से इसमें काफ़ी गिरावट है। प्रयास, पुलिस के प्रयासों से अपराधियों पर सख्ती से केसेस को वर्कआउट करने से गिरावट है। जब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के जो चैलेंजेस जो देखने को यहाँ मिल रहा है, गाजियाबाद की अगर बात करें तो साइबर फ्रॉड्स काफ़ी हो रहे हैं, पेटीएम से पैसे निकल जा रहे हैं, चाहे बैंक अकाउंट से निकल जा रहे हैं। मेजर चैलेंज इसके अलावा जो आर्थिक अपराध हैं कि पैसों का लेन देन में फ्रॉड हो जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे ले लिए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो आर्थिक अपराध हैं, तो मेजर चैलेंज जो साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध हैं, जो गाजियाबाद ही नहीं पूरे देश के लिए और देश की पुलिस के लिए चुनौती है फ्यूचर के लिए। और गाजियाबाद का अपना एक ट्रेंड है जिस पे हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए यथासंभव। सर, पुलिस को कैसे अपडेट कर रहा है? साइबर क्राइम है तो वो लोग बहुत वेल ट्रेंड हैं और पुलिस को भी उतना ही ट्रेंड होना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्रयास, कोई मुख्यालय स्तर से भी, डीजी हेडक्वार्टर के लेवल से भी इसका प्रयास होता है। समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग पे भेजे जाते हैं अधिकारी भी भेजे जाते हैं। हम लोग खुद भी अपडेटेड रहते हैं। मैंने खुद भी साइबर क्राइम का 10 डेज का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। सबऑर्डिनेट्स को भी हम लोग ट्रेन करते हैं, खुद भी ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं कि समय निकाल करके बुला करके इनको ट्रेनिंग दी जाए, इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो ट्रेनिंग ही एक माध्यम है जिससे हम उनको अपडेट कर सकें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लायक तैयार कर सकें।
सर आप बांदा भी रहे हैं, मैं करबी भी गया हूं, मैं एक दो बार स्टोरी की, ददवा वहां होता था, तो बड़ा टेरेन वहां का, मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर है। कोई ऐसा अच्छा जो वर्कआउट जिसे आपने किया, हालांकि आप कहते हैं कि आपके अधीनस्थ करते हैं, लेकिन कप्तान अगर अच्छा होता है तो यकीनन टीम भी अच्छा काम करती है। कोई ऐसा वर्कआउट किया हो जिसको आपको लगता है कि वाकई में ये बड़ा अच्छा काम हो, कहीं भी किसी भी टेन्योर में? अलग अलग जिलों में अलग अलग कुछ कुछ इंसिडेंट रहे हैं। अब जहां तक मुझे ध्यान है, एक मैनपुरी की घटना मुझे याद आती है। लगभग एक बैंक की डकैती हुई थी जिसमें कि डबल मर्डर हुआ था, कैशियर और गार्ड की हत्या की गई थी और उसमें करीब 80 लाख रुपए लूट लिए गए थे। और मैं मैनपुरी में तैनात रहा हूं लगभग 2010 में, और उससे वो करीब 8 या 10 साल पहले की घटना हुई थी, तो वो वर्कआउट नहीं की हो पाई थी। परंतु मेरे टेन्योर में कहीं से हमें कुछ क्लू मिल गया था, तो वो घटना जो है वो 8 या 10 साल के बाद मैनपुरी में जाके वो वर्कआउट हुई थी। उसमें 15 लाख रुपए जो है खेतों में गाड़े हुए थे, उसको हम लोगों ने बरामद किया था और उसमें अपराधी पकड़े गए थे। तो इस तरह के भी कई कुछ हैं मेमोरेबल इंसिडेंट्स किसी किसी जिले के। सर एक सवाल ये बनता है, दिल्ली गाजियाबाद जुड़ा हुआ है, वही आईपीसी दिल्ली में है, वही गाजियाबाद में। दिल्ली से जब आदमी आता है वो हेलमेट भी उतार देता है, कार की सीट बेल्ट भी खोल देता है, जब दिल्ली में घुसता है तो हेलमेट लगा लेता है, सीट बेल्ट लगा लेता है, क्यों? देखिए, ये इसका अगर जवाब है तो ये कई कारण होते हैं। हम सभी कारणों पर काम करने की जरूरत है। एक सोसाइटी का अपना ट्रेंड होता है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी सोच होती है, उस अपनी मानसिकता होती है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों की मानसिकता की, तो वो मानसिकता बदलने की जरूरत होती है। उसके लिए फिर हम कैंपेनिंग करें, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनने का ज्ञान दें, उनको मोटिवेट करें कि नियम पालन करने में विश्वास होना चाहिए, ना कि तोड़ने में। उनको प्राउड फील होना चाहिए कि हमने रूल्स को फॉलो किया। इस तरह की हम मेंटालिटी लाएं, सोसाइटी में लाएं। वो मेंटालिटी के साथ साथ फिर जब लॉ इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो वो भी दूसरी तरफ होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली लॉ को इन्फोर्स कर सकें, क्योंकि पुलिस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आज आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, ट्रैफिक वायलेशंस के जो इंस्टांसेज हैं काफ़ी मल्टीपल्स टाइम बढ़ चुके हैं, उस अनुरूप हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़े हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स में हम प्रयास करते हैं कि जितना हो सके वायलेशंस हैं उसको हम दंडित करें ताकि वो दोबारा न कर पाएं। बट ये केवल पुलिसिंग की प्रॉब्लम लेकर के ही नहीं चला जा सकता। इसको एक सोसाइटी का जो अपना एक प्रॉब्लम है कि सोशल क्राइम टाइप में, कि लोगों को जो है लॉ तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और प्राउड फील करते हैं आज के डेट में। तो ये मेंटालिटी बदलते हुए और चारों दिशाओं में अगर हम काम करें, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, तब जाकर के कहीं इसमें सुधार परिलक्षित होगा। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोसाइटी जो है पुलिसिंग से नहीं चलती और पुलिस के डंडे से ही नहीं चलती। विदेशों में लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी पुलिस के हाथ में है, डंडा मारने की भी प्रक्रिया, और कंबल अगर आपदा में बांटती है तो पुलिस बांटती है। हमारा कुछ सिस्टम ऐसा है कि पुलिस को सिर्फ डंडे वाला बना दिया गया। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस आए। आज देखिए, मेरी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि सीट बेल्ट लगाइए। ये अवेयरनेस करने के लिए पुलिस और सोसाइटी के बीच का कोई समन्वय के लिए आप रणनीति बनाएंगे भविष्य में, या अभी है कोई? देखिए, ऑलरेडी रणनीति बनी हुई है। एक बात सिर्फ है कि उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने की। कम्युनिटी पुलिसिंग जो एक टर्म इवॉल्व हुआ है, ये बेसिकली उसी चीज को दर्शाता है कि हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें पुलिसिंग में, लोगों से सहयोग लें, पुलिस मित्र बनाएं। इस तरह के जो अलग अलग कंसेप्ट हर स्टेट से लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे होते हैं, कुल मिलाकर उनका मूल संदेश वही कम्युनिटी पुलिसिंग का होता है कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो लोगों को हम पुलिसिंग में तो इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पुलिसिंग में आइए, इन्वॉल्व करिए, सूचनाएं दीजिए, कहीं गलत हो रहा है तो वो भी करें। बट एक जो मेजर एरिया छूट जाता है कि हम जो टारगेट ग्रुप है हमारा, जिसको हम समझाएं कि आप भाई नियम ना तोड़ो, ये टारगेट ग्रुप स्टूडेंट्स का होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए। इनको जब हम स्कूल के लेवल से ही समझाएं कि आप नियम ना तोड़ें, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, बजाय कि हम एक 50 साल के या 40 साल के उम्र के किसी को हम समझा रहे हो जिसकी एज अब निकल चुकी है समझने की और सुधार करने की। तो हमारा एक वाइड जो कैंपेन चलना चाहिए वो स्कूल्स कॉलेजेस में चलना चाहिए कि हम उनको अवेयर करें। तो ये इस तरह के प्रयास होते हैं। ट्रैफिक का जब एक माह हम लोग मनाते हैं, ट्रैफिक माह, तो उसमें यही प्रयास होता है केवल कि हम उसमें चालान करने के बजाय उसमें लोगों को समझाने का प्रयास रखें। तो पूरा एक माह जो है स्कूल्स में अलग अलग जगह जा करके अलग अलग स्कूल के बच्चों को एजुकेट करने का रहता है। इसके अलावा कई मीडिया कर्मी, मतलब मीडिया ग्रुप्स होते हैं जो अपना अभियान चलाते हैं, और भी कई हैं मीडिया ग्रुप्स हैं जो अभियान चलाते हैं जनता को पुलिस से जोड़ने का। तो उसमें भी हम लोग साथ में पार्टनर बन करके करते हैं प्रोग्राम उस तरह का, ताकि मतलब अवेयरनेस बढ़े। सर अक्सर क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके सॉफ्ट टारगेट बच्चे होते हैं या लेडीज होती है, और ये बच्चे जब टारगेट पे आते हैं तो ड्रग्स में इसमें भी हो जाते हैं। यही बच्चे आगे जाके फिर बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं। तो क्या बच्चों को लेकर कोई गाजियाबाद पुलिस स्पेशल ऐसा कोई प्लान कर रही है, या आपके मन में कुछ है? बच्चों के लिए यहाँ पर एक आपको जानकारी होगी, पूर्व में यहाँ अच्छा एक ऑपरेशन मुस्कान चला था जिसका काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रशंसा हुई थी।
तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बच्चों की गुमशुदगी से लेकर के बच्चों से रिलेटेड कोई प्रकरण आता है तो उसको सेंसिटिव मतलब लिया जाता है, सिंसियर तरीके से लिया जाता है और उसमें प्रयास होता है कि बच्चे जो हैं गुमराह ना हो, ना बच्चे अपराध में लिप्त हो, ना उनके अगेंस्ट कोई अपराध हो पाए। तो ऐसा प्रयास किया जाता है। समय समय पर लोगों से जो सजेशंस आते हैं उसके आधार पर हम लोग आगे भी प्लान करेंगे कुछ इस तरह का। सर, ये अक्सर क्या होता है कि बच्चे ड्रग्स में कबाड़ियों के टारगेट पे रहते हैं। आप ही ने एक बार गाजियाबाद पुलिस ने एक बस्ट किया था, उसमें कबाड़ी जो थे छोटे छोटे बच्चों को अपने उसमें रखते थे रैकेट में, और वो चोरियां भी करते थे, फिर वो उन्हीं से खरीद लेता था, बाद ड्रग्स के जरिए अपने साथ जोड़े रखता था। ये बाकायदा गाजियाबाद पुलिस ने ही करा था। तो इस पर कोई टारगेट है, कोई निशाने पर? सूचना अगर इस तरह की कहीं आती है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं स्पेसिफिक। अदरवाइज तो समस्याएं तो हमें पता ही है कि कई तरह की हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, सब तरह की हैं। प्रयास करते हैं जनरल अवेयरनेस हो, सब कुछ हो, बट अगर उसमें कहीं कोई स्पेसिफिक सूचना मिलती है तो हम उसमें और कार्रवाई करते हैं। सर, एक पर्सनल सवाल है, आप फिल्में वगैरह भी देखते होंगे, कौन सी पसंद है फिल्म? परिवार के साथ कौन सी देखते हैं? पर्सनल बिल्कुल मुझे याद नहीं है लास्ट मूवी कब देखी थी, समय नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा शौक नहीं है इतना, तो ध्यान नहीं है। फैमिली वालों को मैं भेज देता हूँ अगर वो एंजॉय करते हैं, बट मुझे ध्यान नहीं कि लगभग पिछले 7-8 महीने में कोई मूवी देखी हो। घर में इसकी नाराजगी होती कभी? नाराजगी नहीं, सबको पता है कि जॉब ही ऐसा है। सर, एक लास्ट सवाल अगर हो सकता है, बड़े क्राइम पे आपकी नजर रहती है, कभी कभी छोटे क्राइम जो हैं वो भी क्राइम होते हैं लेकिन क्राइम लगते नहीं है। आपके ऑफिस के बाहर बहुत अच्छा एक काम हुआ है, फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, काफी पैसा सरकारी लगा हुआ है, बीच में डिवाइडर भी लगा हुआ है, डिवाइडर तोड़कर लोग सड़क पार करते हैं, फुट ओवर ब्रिज से कोई नहीं जाता है। ये सोशल क्राइम है या क्या है, या इस पर आपकी नजर है कि नहीं है? बस नहीं, मैं सिर्फ उसी बात को फिर पुरानी जो बात है उसी से दोहराना चाहूंगा कि पुलिस जो बनी है, अगर 1% लोग गलती कर रहे हैं उनको सुधारने के लिए बनी है। 90% लोग लॉ अवॉइडिंग है, 99% लॉ अवॉइडिंग है, 1% डिफॉल्ट कर रहे हैं, फॉल्ट कर रहे हैं, तो उनको हम सुधारते हैं। जहां रिवर्स हो गए, 99% लॉ तोड़ रहे हो, 1% केवल पालन कर रहा हो, तो वहां फिर पुलिसिंग ही एक सोल्यूशन नहीं होता है, फिर वो सोसाइटी में अवेयरनेस की बात है। तो ये जो रॉन्ग साइड में जाना या छोटे मोटे कट से निकलना, ये बेसिकली पुलिसिंग से ज्यादा अपनी मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। हम खुद चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाए, हम निकल जाएं, हम पहले निकल जाएं। ट्रैफिक में अगर कहीं ट्रेन के जो बैरियर्स होते हैं, स्टॉपेज होती है, ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकना होता है, आप देखेंगे लाइन लोग नहीं लगाना चाहेंगे, दाहिने से लेकर के अपनी गाड़ी बिल्कुल आगे रखना चाहते हैं कि बस जैसे वो खुले और मैं पहले निकलूं। तो इस तरह की मेंटालिटी का इशू है कि मतलब हम लोग खुद जो है इजी गोइंग लाइफ चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, चाहे वो पैसा कमाने से लेकर के, चाहे सड़क पर आगे चलने से लेकर के। तो ये मेंटालिटी भी चेंज करने की जरूरत है। ये मात्र पुलिस के डंडे और पुलिसिंग की समस्या नहीं है, ये एक अवेयरनेस और सोसाइटी में एक चेंज लाने की जरूरत है। सोसाइटी को खुद भी लीड लेने की जरूरत होती है। करते हैं, पुलिस और सोसाइटी मिलकर लीड लेती है और करते भी हैं सुधार इसमें हम लोग। सर, परसेप्शन एक बड़ी चीज होती है, ये सवाल नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। मीडिया हाउस का आपने जिक्र किया, लोग अवेयर करते हैं। न्यूज भी चाहेगा कि आप कोई ऐसी चीज सोसाइटी को बोलें, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हम बेल्ट लगाएंगे तो शायद वो दबाव होगा, अगर हम फ्री होके या अपनी वॉलंटरी करेंगे तो शायद एक ये अवेयरनेस होगी। इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं हमेशा एक ही मैसेज देता हूँ, हर एक आदमी को लॉ अवॉइडिंग होना चाहिए, जितना हो सके यथासंभव नियमों का पालन करें, नियमों को फॉलो करें, उसमें गर्व महसूस करें, नियम को तोड़ने में गर्व ना महसूस करें। जिस दिन हर आदमी अपने आप को सुधार ले और खुद मान ले कि मैं कम से कम नियम पालन करूंगा, एक आदमी अगर यही सोच रख ले, दूसरों की तरफ ना देखे, दूसरों पे उंगली ना उठाए, अपने को ही ठीक कर ले, तो व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। सर, एक लास्ट सवाल हो चुका है वैसे, सॉरी के साथ, आपने कोई कैटेगराइज किया क्राइम को, जैसे लैंड ग्रैबिंग है और चीजें हैं, कौन कौन सी को आपने कैटेगरी तो सूची नहीं है, मतलब बेसिकली वही है, साइबर क्राइम है एक कैटेगरी और एक इकोनॉमिक ऑफेंसेज है। मेन तो फ्यूचर चैलेंजेस ये 2 कैटेगरी की हैं, फिर इनमें सब कैटेगरियां होती हैं, बट ब्रॉडर अगर कैटेगरी बोले तो साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेज हैं जो 2 मेजर चैलेंजेस हैं। इसके लिए लोगों को खुद भी अवेयर होना होगा। जी बिल्कुल, डूज एंड डोंट्स होते हैं साइबर क्राइम के लिए। इवन मीडिया ग्रुप्स भी कितने सारे डालते रहते हैं कि आप जब आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो ये सावधानियां रखें। अवेयरनेस की भी जरूरत है। लोग OTP बता देते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, लोगों से मांग लिया जाता है उनका बैंक डिटेल्स, वो बता देते हैं। ये सब अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि अपने डिटेल्स जो प्राइवेसी मेंटेन करें, अपनी डिटेल्स साझा ना करें। सर, जैसे नोएडा में एक कैंपेन चला था अभी जो बाकायदा मल्टीनेशनल कंपनीज को कर रहे थे, गाजियाबाद में भी ऐसी बहुत सी कंपनियां, कुछ आपने इसके लिए बनाया? चल रहा है, समय समय पर हम लोग चलाते रहते हैं इस तरह कैंपेन, जैसी जरूरत होती है उस तरह के अलग अलग इश्यूज पे चलते हैं। सोसाइटी का जो सुरक्षा है वो पुलिसिंग पर ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन उपेंद्र जी का कहना है कि पुलिसिंग के साथ साथ सोसाइटी को खुद भी अवेयर रहना होगा, चौकस रहना होगा, क्योंकि क्रिमिनल्स आपके चारों तरफ घूम रहे हैं आपको निशाना बनाने के लिए। लेकिन अगर आप अवेयर हैं,
अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करेंगे। साइबर क्रिमिनल से आपको अगर सुरक्षित रहना, खुद भी आप चौकस रहें, और खासतौर से अगर आप कानून को तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं तो ये आपकी बहादुरी नहीं बल्कि मानसिक बीमारी है। इसके लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक अच्छे नागरिक अगर बनना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आपको कानून का पालन करना भी चाहिए, ऐसा उपेंद्र जी का कहना है। आज की खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।